तो स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर वीकली सेशन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, अगर आप लोग हमारी डेली लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और सेकेंडली, अगर आप लोग जो है वो संडे का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि मोहम्मद इरफान के साथ होता है, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे ओपन ग्रुप्स के मीन फ्री ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे एंड दोनों ग्रुप के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। So moving towards the session, आज हमारे साथ as usual सैटरडे आपकी को हमें आवाज आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। हेडफोन, हाँ हेडफोन लगाएं। तो एज यूजुअल जैसे कि हम आप लोगों को पता है सैटरडे को हम डॉक्टर मसूद राशिद को इनवाइट करते हैं। और मैं कमेंट्स भी देखती हूँ आप लोगों के नीचे, काफी जो है वो आप लोग इम्प्रेस होते हैं उनकी बातों से, उनके एनालिसिस से। तो चलो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले हम जो है वो मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि आप तो खैर मंथली ही बताते हैं, लेकिन लास्ट वीक की हम सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीक जो है हमने मार्केट को अच्छा परफॉर्म होते हुए देखा। एक अच्छी अपसाइड थी मार्केट में, और फिर हमने देखा कि 66,000 जो है वो लेवल को टेस्ट करा मार्केट ने। और इंडेक्स के हवाले से तो इंडेक्स के हवाले से आपका क्या हुआ है टेक्निकली? आप जो है वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे? और हम किस तरीके की एक्टिविटी जो है वो आगे नेक्स्ट वीक जो है वो, हम जैसे कि रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट को? अच्छा, इसमें इस तरह के जो मार्केट है वो ओवरऑल तो नहीं, सारी की सारी स्क्रिप्ट चले ना। उसमें हम्म। रिफाइनरीज चली हैं और एक नेटसोल चल रहा था, साजियो चल रहा था, इस तरह ईफर्ट चला था, और मतलब चीदा चीदा चंद चंद शेयर्स चले जो हैवी वेट्स हैं। एंग्रो चला, एंग्रो कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसी तरह मिजान बैंक चला और एमसीबी वगैरह चले। यूबीएल पूरी तरह नहीं चला। तो हम्म। कहने का ये मकसद ये है कि जो मार्केट जो है ना वो स्टेबल नहीं थी। मतलब उसको इंडेक्स तो आपका मेंटेन हो गया, इंडेक्स भी ऊपर भी चला गया क्योंकि 190 पे भी जो आपकी वीकली कैंडल है वो तो डोजी बनी है ना। और उसके अंदर जब डोजी बन जाती है तो इसका ये मतलब है ना कि मार्केट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकी कि मैंने क्या करना। उससे जो पिछली जो कैंडल थी वीकली वो काफी स्ट्रांग थी। और लेकिन है कि इसमें जो कि मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कि जब हम उसको देखते हैं 4 आवर्स के ऊपर, जब हम पिवट पॉइंट्स को देखते हैं हम्म। तो वो स्टार्स की तरह यानी कि आखिर में अब आके ना, मतलब वो कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहे। और बहुत कम जो शेयर्स हैं वो कह सकते हैं कि वो हायर हाई और हायर लोज लगा रहे हैं, एक ट्रेंड के अंदर है। बाकी सारे के सारे या तो करेक्शन कर रहे हैं, और या वो करेक्शन करके तो नीचे आके अपनी फ्लोर के ऊपर आ लगे हुए हैं, और वो अपने वेट कर रहे हैं कि अब आगे इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट ने कब ठीक होना है और कब हमने दोबारा अपनी रैली लेनी है। अब अगर तो यहाँ पे इस तरह होता है कि जब ये जो जो चीज़ें फ्लोर के ऊपर लग जाती हैं और साइडवेज चली जाती हैं, और वो जो इंतज़ार कर रही होती हैं कि अब आगे क्या होना है, तो उसमें फ़र्ज़ करें कोई बुरी खबर आ जाए तो फिर वो मज़ीद ब्रेक डाउन कर जाएंगी, वो अपना चैनल तोड़ के नीचे चली जाएंगी। और फर्ज करें कि एक मिसाल मैं देता हूँ कि ईफर्ट 110 पे या 100 पे आके लग जाता है, एकदम कोई बुरी खबर आ जाती है, तो वो फिर दोबारा 80 90 की तरफ चल पड़ेगा ना।
और मार्केट फिर दोबारा वो 50,000 या 46,000 या 48-49,000 की तरफ चल पड़ेगी। ये इस तरह बार बार होता रहा ना, आपने देखा ही होगा, कोविड में भी हुआ, उसके बाद इमरान खान का जो पहला दौर था उसमें भी हुआ, फिर उसके बाद फिर जब ये इमरान खान के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तब फिर हुआ, ठीक है। और फिर ये जब IMF का एग्रीमेंट हुआ तो फिर 39,000 से फिर मार्केट अब 67,000। तो ये मार्केट का तो ये नॉर्मल ऊपर नीचे आना जाना होता है। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्क्रिप्ट्स और सेक्टर्स कौन कौन से चलते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि एक जिंदगी में आपने, मैं सबको एक अपनी हर टॉक के अंदर, हम तो ये बातचीत ही कर रहे होते हैं ना, मतलब इसमें कोई मैं नजूमी तो नहीं कि मैं आपको बताऊं कि कल ये होना है परसों ये होना है। तो मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, तो सारों को मिलके हम सीख रहे होते हैं कि हमने एक मछली कैसे पकड़नी है। तो उसमें मैं हमेशा ये बताता हूँ कि भाई आपने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप ये देखा करें कि जो सेक्टर है उसकी इंडेक्स के वर्सेस परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो जब आप वो जब जब भी आप सेक्टर को परफॉर्म करता देखते हैं इंडेक्स के अगेंस्ट, तो उसमें आपको ये नज़र आता है कि ऑटोमोबाइल अच्छा चलता है, ऑटोमोबाइल जो एक्सेसरीज हैं वो भी अच्छी चली हैं। उसके अलावा अभी ये पेल बेल भी अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से केबल वाला भी, केबल नेटवर्क, वो जो क्या केबल वाला जो सेक्टर जो है वो भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, जो केमिकल है वो अब जो है ना, मैं जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस बारी अब रेट कम हुआ इंटरेस्ट, तो सारा का सारा आपका जो केमिकल सेक्टर है ना वो जमीन पे लगा हुआ है। चाहे उसमें आरकोमा है, चाहे उसमें ये जो है EPCL है, चाहे उसमें लोटे लोटे केमिकल है, चाहे उसमें डॉल है, चाहे उसमें ये तहाद केमिकल है, और वो बाकी और भी जो होंगे सारे के सारे जमीन पे ही लगे हुए हैं ना। वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ केमिकल सेक्टर में, ठीक है ना। लकी लकी केमिकल इंडस्ट्रीज ने कुछ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन है कि ओवरऑल जो केमिकल जो सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। तो उसमें एक तो मेन वजह ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो मार्जिन हैं उनकी थी। दूसरी जो वजह थी कि हमारे पास डॉलर नहीं थे, तो ये चूंकि ज़्यादा रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है, इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर है, तो उसकी ये वजह है। और तीसरी ये थी कि ये हाईली लेवरेज कंपनीज हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं, और उसकी बैंक बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो इनको मार रहा था। तो जैसे ही बैंक का जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा, तो आप यकीन जाना कि ये जो सेक्टर है इस वक्त जो भी इसमें थोड़ी थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट कर छोड़ेगा, तो वो यानी कि वो महीनों के अंदर डबल ट्रिपल हो जाएगी, जो केमिकल सेक्टर आइंदा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा ना, तो उसमें डॉल भी ऊपर बढ़ेगा। वो देखे ना, इस वक्त 18-19 पे आया पड़ा है, या 19-20 पे एक फिर रहा है। तो ये 20 से कम से कम 27-28 तो कोई इशू ही नहीं है ना जाना। इसी तरह जो है जो लॉटे है वो भी 19 के करीब फिर रहा है, तो वो भी 25-26 पे चला जाएगा। ये मैं शॉर्ट टर्म बातें बता रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म तो ये सारे 30-30, 35-35, 40-40 रुपए के शेयर है। इसी तरह जो इत्तेहाद केमिकल है वो 50 रुपए से गिर के तो इस वक्त वो 38 के करीब फिर रहा है। तो 12 रुपए तो इसके अंदर भी गुंजाइश मौजूद है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो फिर दोबारा 50 रुपीज टच करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वो रॉ मटेरियल बनाते हैं जो पाकिस्तान में जितने भी बाथ सोप्स है ना, ये उसके अंदर यूज होता है। ये तो इकलौते ये मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, ये जो इत्तेहाद केमिकल और कास्टिक सोडा के भी ये मैन्युफैक्चरर है। तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है इत्तेहाद केमिकल का। ये 50-60-70 रुपए तो इसका इशू ही कोई नहीं है। ये PSS का ये नहीं कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये फंडामेंटली। तो इसके अलावा फिर और जो आ जाता है आरकोमा जो है, ये इंडेंटर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं, और ये टेक्सटाइल के ये जो रंग शंग होते हैं वो भी बनाते हैं। तो और उसके अलावा ये इनकी पैकेजिंग की भी इंडस्ट्री है। तो ये, लेकिन ये भी इस वजह से मार खा रहे हैं कि ये हाईली लेवरेज्ड है, बहुत ज़्यादा लोन है इन पे। तो ये जैसे ही लोन्स जो हैं वो कम होना शुरू होंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और इनकी ये अपने अपने क्या कहते हैं कि आप समझें कि सिंगल सिंगल मैन्युफैक्चरर हैं, और इनके कोई कंपेटिटर्स मौजूद नहीं हैं, और ये पाकिस्तान में होने की वजह से इनको हमेशा एज रहती है। तो इस सिलसिले में ये करते हैं। उसके बाद फिर और देखें और कौन से आपके सेक्टर्स आ जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो स्क्रीन शेयर करनी है आपको? नहीं, अभी मैं बाद में करूंगा, अभी मैं जरा सेक्टर्स तो पहले देख लूं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये है कि जो ऑयल एक्स और जो गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उसमें जैसे ही ये सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे, तो ये OGDC वगैरह, PPL वगैरह, ये 200 की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो मार्डी है उसकी जो फोरकास्ट है वो अराउंड 3,000 रुपीज की तरफ तरफ चल रही है।
तो उसके बाद जो टेक्सटाइल जो कंपोजिट है उसमें ILP और जो NML है, ये दोनों 100 रुपीज से ऊपर के शेयर्स हैं। और जैसे ही ILP भी और NML ये दोनों हाईली लेवरेज्ड हैं, तो लिहाजा इनके अंदर बहुत गुंजाइश। और तीसरा वो जो निशात चूनिया जो लिमिटेड है वो भी बहुत ज़्यादा लेवरेज कंपनी है। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इन्होंने सब ने इनने छलांगे मारनी है, क्योंकि अब आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि जिनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, जिन कंपनीज के ऊपर। तो वो कंपनियां जैसे ही आपको पता चले कि आज आपको अगले दिन ये शेयर, आपको यकीन जाने सारे के सारे लॉक पे होंगे। अगर 1% भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना, तो ये जितनी हाईली लेवरेज कंपनी है ना अगले दिन लॉक पे चली जाएंगी। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही 500-500 हज़ार थोड़ी थोड़ी इनकी क्वांटिटीज लेके रखें, तो कि आपने जितनी भी रकम इन्वेस्ट की होगी और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होंगे तो कम से कम वो पैसे तो आपके डबल हो जाएंगे ना। मतलब आज आपने, क्योंकि आज की डेट में तो भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए, लेकिन अगर आज की डेट में आप $500, 500 लोटे केमिकल, 500 IC वो निशात चूनिया लिमिटेड, 500 निशात मिल्स लिमिटेड, 500 ILP ये लेके रख छोड़े, फेंक दें इनको, आप भूल जाएं कि मैंने कभी ये लिए थे, तो वो आपको जैसे ही इंटरेस्ट रेट 1%, 2% कम होना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि ये तो डबल हो गए। तो और ये तो महीनों की बात है, अब ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं अगले साल जाके कम होंगे। तो अगर ये क्योंकि अदरवाइज तो पाकिस्तान की GDP ये माइनस में ही रहेगी, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा पाकिस्तान ये स्ट्रेस करेगा IMF पे कि भी हमें आप इंटरेस्ट रेट्स को कम करने दें। तो मेरा ख्याल है कि वो इजाज़त दे देंगे इनको, क्योंकि इकॉनमी भी तो किसी मुल्क की चलानी है। अगर हमारी इकॉनमी नहीं चलेगी तो हम इनके कर्जे वापस कैसे करेंगे। तो लिहाजा उनको कहीं ना कहीं हमारे साथ इस मामले पे आके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और प्लस ये है कि वर्ल्ड वाइड भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो US का जो फेड है वो भी इंटरेस्ट रेट कम करेगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कम करने की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारे यानी कि वर्ल्ड वाइड भी इंटरेस्ट रेट्स जब कम होने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी एक वो वाला, फिर क्योंकि ये तो भेड़ चाल है ना, ऊपर से कम होना शुरू होते हैं तो फिर नीचे भी ये कम होते रहते हैं। तो इसी तरह ये रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरी ये प्योर ट्रेडिंग शेयर्स हैं, इसके अंदर किसी किस्म के फंडामेंटल्स नहीं है। इसमें जितनी देर तक पाकिस्तान में कोई नई रिफाइनरी नहीं लगेगी और जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कोई मशीनरी नहीं लगेगी, आप यकीन जाने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो कोई भी ऑयल शॉयल तो निकलता ही कोई नहीं है कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि जी अरामको टाइप की रिफाइनरी इधर लग जाएगी तो उसमें बड़ा फायदा होगा और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ऐसी बात तो है नहीं है। तो इंटरनल जरूरियात को पूरी करने के लिए अब मेरा जाती ये ख्याल है कि रिफाइनरी हो ना हो, मेरा तो ख्याल है कि बेहतर यही है कि आप बाहर से ही रिफाइन शुदा ऑयल ले आया करें। पाकिस्तान के अंदर इतने पैसे जाया करने की जरूरत है, यहाँ पे कोई स्कूल एजुकेशन का कोई काम करें, कोई हेल्थ का काम करें। मतलब यहाँ पे रिफाइनरी लगाने को कोई तुक है कि आपका ना कोई तेल निकलता है ना यहाँ पे कोई गैस निकलती है, तो रिफाइनरी किस चीज की आप लगाते हैं। मतलब या तो ना कि फिर यहाँ पे कोई सऊदी अरेबिया टाइप के रिजर्व्स हों, कोई दुबई ये UAE की टाइप के रिजर्व्स हों, तो हम कहें कि लो जी हमें रिफाइनरी बारह खाती है। यहाँ पे बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आप चाहिए इसके लिए कि जी इसमें हमने रिफाइन करना है, तो भाई आप वो बाहर से रिफाइन शुदा ले आए। यहाँ पे इतने पैसे और जिसका कर्जा जिसका सूद भी हमने अदा करना है, तो ये मुझे कभी समझ नहीं आई। लेकिन इसमें पता नहीं किन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हर वक्त रिफाइनरी रिफाइनरी। और ये जो मौजूदा रिफाइनरी है इनकी इतनी दकियानुसी मशीनरीज हैं कि जितना मर्जी आप कहते रहे कि हम इतने बिलियन डॉलर में इसको अपग्रेड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग भी इधर ही हैं, हम देखेंगे आइंदा कि अपग्रेड करके क्या निकलेगा। ठीक है। तो ये बस ये सब खाना पूरी है और ये कागज वाला सिस्टम है, इसमें मैं तो कुछ इम्प्रेस नहीं होता। ये बस ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी लेंगे तो कभी कुछ मिलना ही नहीं है, ना उन्होंने कोई डिविडेंड देना ना कुछ और करना है, तो खाली ट्रेड करने के लिए बस ठीक है वो काम करते रहते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है जी ये जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी। अच्छा, इसके अंदर अब ये है कि जो सबसे ज्यादा फंडामेंटली अगर स्ट्रांग कंपनी बन जाएगी ना कोई, उसमें अगर तो ये PSO को उन्होंने डेट फ्री कर दिया और इनका सर्कुलर डेट, फिर तो ये 400-500-800 रुपए का शेयर है PSO। और अगर ये पाकिस्तान के पास पैसे नहीं आते, नहीं ये कुछ टैक्स वैक्स इकट्ठा कर सकते, नहीं ये कोई काम कर सकते, तो फिर उसके बाद नंबर 2 पे फिर शेल है। तो अगर शेल को वो कंपनी किसी ने खरीद लिया, ये जो अरबी है, तो ये बहुत स्ट्रांग कंपनी बन जाएगी। ये जिस तरह वो ये एडनॉक वगैरह है ना दुबई में, उस तरह की कंपनी बन जाएगी। और वहाँ पे जो उतनी ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगी पाकिस्तान में।
फिर उसके बाद ये है कि ये जो है ग्लास वगैरह, इसमें ये सेक्टर हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है KSE की बनिस्बत। और उसमें ये TGL है, और क्योंकि ग्लास हर तरह का ग्लास जो है वो यूज होता है पाकिस्तान में, तो इसकी वजह से ये PSX के मुकाबले में ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी उसमें ये है कि ये जैसे ही सर्कुलर डेट हो या ना हो, इस वक्त आप ये देखें कि ये वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों ने 100% से ऊपर परफॉर्म किया है, चाहे वो हपको है, चाहे वो NPL है, चाहे वो NCPL है, चाहे वो LPL है। ये 100% परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। और उसमें जो है ये जो इसमें मतलब है कि काफी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। सीमेंट ने अभी तक नहीं परफॉर्म किया, सीमेंट में सिर्फ पायनियर ने परफॉर्म किया हुआ है 100%, बाकी सब 40%, 50%, 60% पे खड़े हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर जो सिंथेटिक एंड रेयॉन ने तो खैर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया स्वाय नेटसोल के। और अभी भी उसमें, और फार्मास्यूटिकल्स ने भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ये फार्मास्यूटिकल्स भी परफॉर्म करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी इनमें भी काफ़ी ज़्यादा लेवरेज कंपनीज हैं। और लेकिन है कि इसका इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि रॉ मटेरियल के लिए हमें डॉलर अवेलेबिलिटी भी चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल उसी वक्त परफॉर्म करेगी जब इनकी प्राइसेस को आप थोड़ा सा और डीरेगुलेट करेंगे, और उसके अलावा जो है ना डॉलर इजीली अवेलेबल करेंगे, ताकि अपना रॉ मटेरियल मंगाएं और अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकें। ऑटोमोबाइल जो असेंबलर है उसमें इंडस और साजियो और एच कार का मसला ये है कि अनलेस वो कोई नए मॉडल लेके आया है, कोई नई हाइब्रिड, कोई ना कोई चीज़ तो उसको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इनको तो फिर शायद ये भी बाय बैक करके भाग ही जाए शायद पाकिस्तान से, क्योंकि एच कार का मुस्तकबिल उस तरह नहीं कोई मुझे लग रहा कि, क्योंकि इनकी कोई भी वो सिटी सिविक कोई भी नहीं लेगा, सारी दुनिया फिर वो हैवल शेवल लेगी, और उसके अलावा कोई और हाइब्रिड आ जाएगी, टोयोटा वालों की हाइब्रिड आ जाएगी, कोई इस तरह की, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, तो वो लोग नामुमकिन होते जा रहे हैं ये खाली पेट्रोल की गाड़ियां चलाने के लिए। तो उसके लिए तो अब इस पाकिस्तान में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ते फ्यूल की तरफ जाएंगे, जो कि जो हाइब्रिड मॉडल जो है ना, इलेक्ट्रिक नहीं, हाइब्रिड मॉडल जिसमें बैटरीज भी चलती हैं, शहर के अंदर ज़्यादा बैटरीज चलती हैं, और हाईवेज के ऊपर वो पेट्रोल पे चल रही होती हैं गाड़ी। तो वो ज़्यादा ये सक्सेसफुल मॉडल है। ट्रांसपोर्ट में PNSC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो 100% से ऊपर, बल्कि 200%, 300% उसने रिटर्न दी है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने। तो वो उसने बहुत आला परफॉर्म किया हुआ है ट्रांसपोर्ट में। हालांकि वो कॉर्नर शेयर है, लेकिन है कि उसने बहुत अच्छा किया हुआ है। इसी तरह ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके अंदर ये है कि जो मिजान बैंक है, UBL है, हबीब बैंक है, MCB है, इन्होंने, और BHL है, HMB है, ये सब 80% से ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और उसके अलावा जो है ये आपका, अच्छा जी, ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स और एक्सेसरीज हैं उसमें जो ज्यादा इस वक्त जो एक बलूचिस्तान व्हील्स है ना, उसने इस पर ही मतलब है कि काफी देर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे उसकी वजह तो इतनी नहीं पता, ये तो जो लोग एक कंपनीज के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्हीं को इसकी वजह पता होगी कि बलूचिस्तान व्हील्स ने इतना बेहतरीन कैसे परफॉर्म किया है, और उसकी रिटर्न तो बहुत ही आला है बलूचिस्तान व्हील्स की। और लेकिन है कि उसके साथ साथ ये PTL, ये पंथर टायर और जनरल टायर हैं, ये परफॉर्म करके वापस अब खड़े हुए हैं, वापस फ्लोर के ऊपर आगे में करेक्शन ले ली हुई है इन्होंने, अभी अगले ट्रेंड का इंतजार कर रहे हैं। और एटलस बैटरी तो खैर 300 रुपये पे जाके अब फिर वापस आ गई, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। एक्साइड जो है, ये एटलस और जो एक्साइड है, ये कॉर्नर शेयर हैं, ये मतलब है कि ना तो ट्रेडिंग होती है इनमें, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत लंबा बैठना पड़ता है, और ये वर्सेस इंडेक्स तो बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा पेपर एंड बोर्ड में सवाए पैकेजेस के और तो कोई कुछ चलता ही नहीं है। CPPL थोड़ा बहुत चलता है, और फर्टिलाइजर में ये है कि E फर्ट चला है, और एंग्रो चला है, और FFC चला है। लेकिन है कि अब ये है कि जो E फर्ट वाले हैं वो इस वक्त देखें शोर मचा रहे हैं कि हमारा जो गैस का जो उनका जो खर्चा है, वो तो अगर ये इनको FFC वगैरह को माड़ी से गैस मिलती रहेगी और E फर्ट वालों को नहीं मिलेगी, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो तो 3-4 टाइम्स उनको एक्सपेंसिव गैस मिलेगी RLNG के चक्कर में।
क्योंकि वो RLNG मिक्स जो सिस्टम है ये SNGP में है, वो तो ईफर्ट को बहुत बिल्कुल वारा नहीं खाता, और ये जो है ये FFC वगैरह वाले जो हैं ये तो बिल्कुल मुफ्त पे बैठे हुए हैं। तो इसमें फिर इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं रहता। तो अभी तक तो ये समझ नहीं आ रही कि या तो ये इसको भी माड़ी पे करें, ईफर्ट को माड़ी पे कन्वर्ट करें, और पता नहीं वो $3 मिलियन शायद इन्वेस्टमेंट है, वो ये कह तो रहे हैं कि शायद करेंगे, और इनको अगर गवर्नमेंट मान जाती है तो ये सारी की सारी जो लोकल कंपनीज हैं ये फर्टिलाइजर, क्योंकि हम इनके बगैर हम पाकिस्तान रह नहीं सकते ना, ये नहीं हम कर सकते कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद कर दें या हम इंपोर्ट करना शुरू कर दें। तो अगर हमने ये फर्टिलाइजर सेक्टर को हमने मेंटेन करना है और किसान को हमने खाद देनी है, तो हमें इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा ताकि ये फुल कैपेसिटी के ऊपर चलती रहें, फर्टिलाइजर जो है FFC और ईफर्ट दोनों, ठीक है ना। तो ये था ये एक ओवरऑल। और इसमें जो इस तरह मैंने बताया कि पिछली पूरा हफ्ता जो है ये चंद चीदा चीदा सिलेक्टेड शेयर्स चले हैं। तो लेकिन अब उसमें जो मैंने अभी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अब आइडेंटिफाई की हुई है ना, जो कि मैंने अपने व्यूअर्स को बतानी थी कि इसमें जो मैंने जो जो ज़्यादा चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि अब आगे क्या होना है, तो ये इस लिहाज से आज का जो सेशन है ना, ये इनको चाहिए कि उसमें ये आप इसको सेव करें, क्योंकि जो हमें इस तरह पता चल जाता है कि अगर आइंदा किसी शेयर ने कैसे परफॉर्म करना है या उसमें ये। अच्छा, ये जो देखें जो मिजान बैंक है ना, अब स्क्रीन शेयर करते हैं। सही, देखिए आपके पास आ रहा है वैसे ऑप्शन। हाँ जी, आ रहा है। हम्म। अच्छा जी, ये मैंने मिजान बैंक का देखें खोला हुआ है चार्ट। अच्छा, अब मैंने पिछली बार ही आप लोगों को बताया था कि जो अगर आपको याद हो कि जब ये ट्रेंड पे उससे पिछली बार जब चला था ना, जब ये 67,000 के ऊपर गया था, तो आपको उस वक्त भी मैंने बताया था कि बैंक्स करेक्ट नहीं कर रहे। और इसके इस तरह उसके अलावा INIL ने करेक्ट नहीं किया था, जिसके बाद INIL ने करेक्शन ले ली, तो वो अब उस 150 160 से फिर वो 130 के ऊपर जाके सुबह फ्लोर पे बैठा है, इंतजार कर रहा है कि अब आइंदा क्या करना है। इसी तरह ISL ने भी करेक्ट नहीं किया था, जो कि बाद में वो भी करेक्ट कर गया। बैंक जो है वो अब आके करेक्शन शुरू की है उन्होंने, ठीक है। अब ये पिछला जो हफ्ता है इसके अंदर जैसे ही ये खबरें आनी शुरू हुई ना कि खबरें तो मतलब तुमको पहले भी साफ जरा एक हफ्ता पहले भी पता ही होगा कि इंटरेस्ट रेट कम होने हैं ये नहीं होने, बस ये, लेकिन बस जैसे ही खबर लगती है फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है काम। तो लेकिन है कि जो चार्ट्स है ना वो हमें पहले इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसमें क्या आता है। अब ये मैंने ये मिजान बैंक का वीकली चार्ट खोला हुआ है, तो उसमें आप ये देखें कि ये इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो जो जो मार्केट है ना वो हायर हाई लगा रही होती है, लेकिन है कि कुछ जो इंडिकेटर्स है ना वो यूं देखें ये गिरना शुरू कर देते हैं। ये मनी फ्लो इंडेक्स है, एक इंडिकेटर होता है। तो ये देखें ये मिजान बैंक तो हायर हाई लगा रहा था ना, मतलब वो ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको डाइवर्जेंस आप कहते हैं। तो इस तरह अब ये देखें ये जो ये है RSI जो है उसके अंदर भी ये है कि ये देखें ये RSI भी बजाय ऊपर जाने के ये भी नीचे आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये इसकी स्लोप नीचे हो गई है, जबकि ये इधर जो है ना यहाँ से तो यहाँ तक ये देखें ये सारा हायर हाई लग रहा है। ये देखें मैंने ये यहाँ से ये इधर से ये देखें इधर से लगाया ना निशान, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI नीचे आना शुरू हो गया। तो ये वीकली डाइवर्जेंस है जो कि ओपन डाइवर्जेंसेस आ गई हैं। तो हमें इससे पहले ही पता चल गया कि अब आपने इसमें मजीद जो डाइवर्जेंस जब ये स्पॉट हो जाए ना कि जहाँ पे ये इंडिकेटर्स नीचे जाना शुरू हो जाए,
और आपकी जो कैंडल्स हैं वो ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे जो असूल ये आ जाता है कि ये नहीं होता कि आप बेच के निकल आए। आपका असूल ये हो जाता है कि अब आपने नया पैसा नहीं लगाना इसमें, और आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। और जैसे ही आपके जो स्टॉप लॉस लगाया होता है, फिर वही बात है, जिस बंदे को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता या उसको जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मार्केट में चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो स्विंग प्लेयर है, चाहे वो डे ट्रेडर है, चाहे वो इंट्राडे है, वो बेहतर काम ना करे। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने के जो असूल हैं वो हर एक को अपना अपना पता होना चाहिए। कोई ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगाता है, कोई हायर हाई और हायर लो का स्टॉप लॉस लगाता है, कोई जो क्या कहते हैं मूविंग एवरेजेस का स्टॉप लॉस लगाता है, ठीक है ना। तो हर एक ने कोई एटीआर एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर है, उसके हिसाब से 1-2 एटीआर का स्टॉप लॉस लगाता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो हर एक को सीख, हर एक को चाहिए कि वो सीखे। जिससे मर्जी पूछे, शर्जील से पूछ ले, जिससे आपके जो क्लाइंट्स हैं जिससे जी पूछना चाहते हैं पूछें उससे कि यार स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो वो उनको बताएंगे कि यार इस तरह आप लगाना है स्टॉप लॉस। क्योंकि जितने भी टेक्निकल जो एनालिस्ट हैं उन सब को स्टॉक डाइवर्जेंसेस वगैरह वहां पे आप जब स्पॉट कर लेते हैं, तो वहां पे आपका जो है ना, फिर खास तौर पे जो बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है, इसका मतलब है कि मिजान बैंक जो करेक्ट करेगा, तो ये इस वक्त ये कम से कम 170-75 पे वापस जा सकता है, ठीक है। तो जब ये और हर शेयर करेक्ट करता है, इसमें कोई वो मसला नहीं होता। मतलब एक मैं देख रहा था, लोग शोर मचा रहे थे ये फौजी फूड्स का। मैंने उसको उस वक्त देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात तो ये, तो अभी हमने बातों बातों में बात निकल आई है कि एक मिनट मैं फौजी फूड लगा के दिखाता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो मैंने एक चीज़ नोट की थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जो है ना फौजी फूड के अंदर काम करते हैं और बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। मैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं करता, मैंने उसका, लेकिन चूंकि मुझे आइडिया है कि ये डबल ट्रिपल और क्वाड्रिपल हो जाएगा, तो मैंने इसके जो ना कुछ शेयर्स लेके तो सीडीसी में लेके फेंके हुए हैं। और ये देखें, ये एक इसका जो था ना, जो ट्रेंड था बेसिकली, वो जब जमीन पे जाके लगा है ना, तो ये मैं आपको हाई का नशी खोल के दिखाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ये देखें, जब ये जमीन पे जाके लगा है ना, ये यहाँ पे इसने, ये देखें, ये एक ये ट्रेंड था जो कि लगातार ऊपर से नीचे यू करके ना ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था। तो ये करता करता जो यहाँ पे जाके ये बिल्कुल इसको ये जहाँ पे पर्पल लाइन लगी हुई है ना, ये इसका एवर लो था, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको आप समझे कि मंथली लो था इसका, यहाँ पे इसने आके सपोर्ट ली और यहाँ पे आके इसने आके अपना ट्रेंड बदलना शुरू किया। तो मैंने ये जब ये सेकंड कैंडल बनी थी ना यहाँ पे हाइकन आइशी की, ये ग्रीन कैंडल जो नजर आ रही है, ये पहली ग्रीन कैंडल है, ये दूसरी ग्रीन कैंडल है। तो ये 6 रुपए तो उस वक्त 8-10 पैसे का था। तो मैंने पहली दफा कॉल दी थी कि इसने अपना ये जो है ना, अपना जो इसने अपना ये जो ट्रेंड जो लगातार लाल वाला था, ये बदलना शुरू हो गया, क्योंकि इसने ये अपना फ्लोर टच किया है और अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको उस वक्त से मैंने वॉच लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो अच्छा खैर, 6 रुपए से लेके तब तो ये वैसे ही 10 रुपए का हो गया था, यानी कि इसने ऑलमोस्ट 100% तो इसने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। क्योंकि ये ऊपर तो गया है ये 12 रुपए तक, ठीक है। तो 6 रुपए से तो यानी कि 100% तो उसने गेन दे दिया ना। तो उसके बाद अब ये एक प्याला सा बनना शुरू हो गया हुआ है इसका, ठीक है। इसको हम इसको अभी तक तो इसको बॉल फॉर्मेशन कहेंगे, और अगर आगे हो सकता है ये कप भी बन जाए। जब कप बनेगा और अगर ये इसने दे दिया इसने ब्रेकआउट, तो इसका जो टारगेट निकलता है ना वो 40 रुपीज का निकलता है।
लेकिन ये मंथली पे है, तो इसको हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। लेकिन इसमें के अगर अगर 10 रुपए का शेयर 40 रुपए का हो जाए, और अगर आप इसमें 5-10 हज़ार शेयर लेके सीडीसी में फेंक छोड़ें और आप इसको भूल जाएं कि मैंने कभी लिए ही नहीं, ठीक है, तो आप ये सोचें कि वो जितने भी आपने पैसे हैं, तो वो 3-4 गुना तो हो गए ना। 10 रुपए से 40 रुपए, तो 3 गुना या 4 गुना तो हो गए। तो 4 टाइम्स अगर आपका इस साल में या 2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो आपको और क्या चाहिए? तो आप इससे ज्यादा ये शेयर गिर नहीं सकता। ये या तो कंपनी बंद हो जाए, तो अगर ये बंद नहीं होगी, तो फिर अगर ये चलती रहेगी तो और अब वैसे भी इसने, अब ये पहले तो लॉस करती थी, अब ये चंद पैसों में प्रॉफिट में आई है, लेकिन आई तो है ना। तो ये अब ये इसने ऊपर की तरफ अगर जाना है, तो ये इसका इतना टारगेट निकल रहा है, तो आप इसको लेके रख छोड़ें कहीं ना कहीं, और उसका आप देखेंगे कि आपको इसका यानी कि फायदा होगा सबको। अब असल बात ये होती है कि आपने किस टाइम पे क्या चीज आइडेंटिफाई की है। तो अभी लोग कहते हैं जी ये वो तो गिर गया जी, वो जी आपने तो ये कहा था कि ये तो बढ़ जाएगा। तो भाई ये जब बढ़ जाएगा, तो कोई शेयर स्ट्रेट लाइन में तो कोई भी नहीं बढ़ती ना, वो बिल्कुल। ऊपर नीचे जिगजैग चलती रहती है। तो उस सिलसिले में ये अब ये मंथली तो ऊपर को जा रहा है, तो अब बीच में हम्म। डेली में और जो है और वीकली में वो जो हम्म। है, ये देखें अब ये यहाँ से आप जाके करेक्शन ले रहा है। तो अभी तक तो हम्म। ये इसका जो मैंने देखा था, मैंने वो लगा के फिबोनाची, हम्म। तो ये एग्जैक्टली गोल्डन रेशो पे ना इसने अपना वापस लिया जो आके अपना, ये देखें इसने ये जो है ना, हम्म। ये 0.51 पे इसने अपना सपोर्ट लिया है। ये जो मैंने, ये जहाँ पे मेरा कर्सर लगा हुआ है ना, जहाँ पे ये हाथ का जी। निशान आ रही है, ये हम्म। 0.51 पे इसने आके या 0.50 के ऊपर इसने आके, परसेंट के ऊपर इसने आके करेक्शन ली है। और ये इस वक्त हम्म। बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। देखें मैंने वो पर्पल बॉक्स बनाया हुआ है। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, तो ये ऊपर फिर 12 रुपए की तरफ, और फिर ऊपर उससे ऊपर वो 40 रुपए की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये शेयर तो होता है, वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलता ना। ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ से चलता चलता सीधा ही ऊपर 40 रुपए पे चले जाए। कभी ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से। लेकिन है कि आपका इंपॉर्टेंस, आपका आपका जो एक अच्छा एनालिस्ट होता है, उसका फायदा ये होता है कि वो टाइम पे आपको बता दे कि यार इसमें ये चेंज आ रही है। तो उसके बाद तो वो होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन अगर टाइम पे एक चेंज पकड़ी है ना, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये एफएफएल में मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, जो कि मैंने आपको बताई है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैंने ये एमईबीएल में बता दिया कि इसके अंदर आप कॉशियस रहें, इसके अंदर करेक्शन आनी है, हम्म। आपने नया हम्म। पैसा नहीं लगाना। और इसकी जो करेक्शन आएगी, ये 175 170 तक वापस करेक्ट हो सकते हैं। एमईबीएल बैंक सारे करेक्ट होंगे, यूबीएल करेक्ट होना शुरू हो गया है, एमसीबी अभी चूंकि एक्स होना है उसने, जो एक्स, हम्म। ये एमईबीएल हालांकि इसने अभी एक्स होना है, लेकिन एक्स होने से पहले ये करेक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ गया था ना, 200 रुपए से ऊपर निकल गया हम्म। शायद ये। तो इस वजह से ये करेक्ट होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर अभी नेट सोल का तो अंदर कोई ऐसी इशू नहीं आ रहा। नेट अभी तक तो ये चल रहा है, अभी करेक्ट होगा, और ये इसमें कोई इशू नहीं है इस वक्त। अच्छा, इसके अंदर एटीआरएल के अंदर भी मैंने इशू जो पॉइंट आउट किए हैं, ये देखें इसमें, ये भी वीकली है। एटीआरएल देखें ठीक ठाक बढ़ गया हुआ है, 380 रुपए का है। तो इसके अंदर ये देखें कितनी ज्यादा डाइवर्जेंसेस है इसमें। एक तो ये देखें जो मैकडी है, इसके हिस्टोग्राम देखें, हालांकि ऊपर को जा रहा है, हम्म। ये मैकडी देखें ये रेड चल रहा है, यानी कि इसका जो 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 मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है, कुछ भी नहीं है इसमें एटीआरएल में, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मनी फ्लो इंडेक्स होता है। ये वीकली पे देखें कितनी स्ट्रांग डाइवर्जेंस आ रही है एटीआरएल में। उसके बाद आप ये देखें कि, ये देखें आरएसआई का देखें क्या हाल है इसके अंदर। ये देखें, ये देखें कि मैंने हम्म। लाल लाइन लगा के दिखाया कि ये नीचे है, और वो स्टॉक हाँ। ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये आपको राइट। बता रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ है, इसके अंदर आपने बैठना नहीं है। अगर आप इसमें बैठेंगे तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि आपने नई इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करनी इसमें कि आप पैसे लगा के बैठ गए। एक दो इंट्रा डे आप कर लें, लेकिन है कि इसमें स्विंग स्विंग खेलने के लिए आप पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस आ रही है। अब डाइवर्जेंस का असूल क्या होता है? डाइवर्जेंस का ये तो मतलब है नहीं है कि आप सारा कुछ बेच के बाहर आ जाएं। उसका असूल ये होता है कि आपने एक तो नया पैसा नहीं लगाना, आपने कॉशियस होना है। हम्म। अब डाइवर्जेंस को दो तरीके से वो हल होती है, या वो डिसॉल्व होती है या रिजॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, डिसॉल्व तो वो उस सूरत में होगी कि जो शेयर है ना, वो नीचे गिर जाए और करेक्शन ले ले, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक।
और रिजॉल्व कैसे होती है? रिजॉल्व भी इस तरह होती है कि ये इसी तरह रहे और शेयर जो है ना साइडवेज पे चला जाए। साइडवेज के ऊपर काफी लंबा वो कंसोलिडेट करेगा तो ये खुद ब खुद डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी, तो उसको कहते हैं कि ये रिजॉल्व हो गई है, यानी कि इसने ये जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है कि डाइवर्जेंस एज सच उसी तरह कायम रहे और सारा काम सिलसिला उसी तरह चलता रहे। इसको वापस आरएसआई को और ये मनी फ्लो को वापस, ये जो इसकी जो लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन ये नीचे को जो स्लोप कर रही है, इसको वापस ऊपर को स्लोप करना पड़ेगा अगर शेयर ने वाकई ऊपर जाना है। क्योंकि ये पहले तो ऊपर ही जा रहे थे ना, ये देखें, ये मतलब है कि ये ऊपर को ही जा रहे हैं। देखें यहाँ से 50 से ऊपर गया तो ये 70-80 पे निकल गया ना। इसी तरह ये था, ये भी यहाँ पे 58 से शुरू हुआ तो ये ऊपर, ये जो है 80 से ऊपर निकल गया मनी फ्लो जो है। तो लेकिन उसके बाद अब ये नीचे गिर गया ना, 80 से दोबारा 72 पे आ गया। इसी तरह ये जो है, ये देखें, ये 84 से दोबारा ये आ गया है 66 पे। तो हालांकि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, ये देखें, ये इसका ये तो ऊपर स्पीड से ऊपर जा रहा है और ये सारा कुछ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है माल और ये आपको पहना रहे हैं। जो इतने इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं जिन्होंने जिन्होंने इसमें पोजीशन ली हुई है, ये रिटेलर्स को ये माल आहिस्ता आहिस्ता पहना रहे हैं। क्योंकि आप देखें, ये फॉरेनर्स तो नहीं ना बाय कर रहे हैं। आपने कभी देखा है इनको फॉरेनर्स के रिफाइनरियां बाय करते हुए? तो इसका क्या मतलब है कि फॉरेनर्स तो बैंक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, या फॉरेनर्स टेक्नोलॉजी बाय करेंगे। ये रिफाइनरी, थकी रिफाइनरियां फॉरेनर्स से थोड़ी बाय करनी है। तो वो ये पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये पाकिस्तानी रिटेलर्स को ये माल पहना रहे हैं। और इस वजह से क्योंकि मैं तो खुद रिटेलर हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूशन तो हूँ नहीं, तो मेरा काम है अपने रिटेलर्स को बचाना कि भाई इसमें मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, इसके अंदर आपने होशियार रहना है और इसके अंदर या तो ये डिसॉल्व हो या रिजॉल्व हो, फिर हम आगे पोजीशन लेंगे। जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होती हमें नई पोजीशन इसमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मैंने क्या निकाला था जी, अच्छा, ये ईफर्ट देखें। ईफर्ट के अंदर भी ये इशू चल रहा है। ये भी ईफर्ट का डेली चार्ट मैंने निकाला हुआ। इसमें आप देखें, इसने अपना एक हायर हाई लगाया हुआ, यानी कि 150 रुपए पे ये 148 149 के ऊपर ये साइडवेज पे हो गया। यहाँ पे ये करेक्शन लेगा और यहाँ पे इसने करेक्शन शुरू की हुई है, ठीक है। ये अभी देखें, ये साइडवेज चल रहा है ना, मैंने ये बॉक्स मार्क किया हुआ, यहाँ से ये नीचे को गिरना है इसने, और ये नीचे को गिर के 110 120 के ऊपर जाके ये फिर सपोर्ट लेगा। क्यों? कि इसने, ये देखें, ये इसने डेली के ऊपर डाइवर्जेंस ले लिए। ये भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये डेली के ऊपर वो ऊपर साइडवेज चला गया, ये नीचे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये जो है, ये देखें, ये देखें, ये इसकी स्ट्रेंथ वीक होनी शुरू हो गई, ठीक है। ये इसके, ये जो डार्क ग्रीन से ये लाइट ग्रीन और ऊपर से फिर ये गिरना शुरू हो गया। अच्छा, इधर से आप ये देखें, ये देखें, ये जो वॉल्यूम्स हैं ये भी देखें कैसे गिर गए, ठीक है। तो इसमें यानी कि ये जो शेयर है वो वहीं का वहीं खड़ा है इधर, लेकिन बाकी सब कुछ गिरने शुरू हो गया। तो ये ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए कि भाई कि आपने फंसना तो नहीं। हालांकि इसकी जो अभी एक्स डेट है वो पता नहीं, शायद 21 है, 21 मार्च है एक्स डेट जो है। और उससे पहले ही लोग निकलना शुरू हो गए हैं अपने अपने कैपिटल गेन्स बुक करके, क्योंकि इसने जो डिविडेंड दिया हुआ है ना वो 8 रुपए का दिया हुआ है। जो कैपिटल गेन है वो लोगों ने कम से कम 30 रुपए का बना लिया इसमें। तो इस वजह से लोग फटाफट अपना मुनाफा बुक करके इस पे से निकल रहे हैं। तो लिहाजा जो इसका वेट कर रहा है कि पता नहीं इसने आगे आसमान पे जाके टच करना है, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें से भी इसको लोगों को अपना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करें, बिल्कुल मिनिमल सी क्वांटिटी रहने दें। क्योंकि अगर इसने आसमान पे टच भी करना है तो चलें, आप बिल्कुल कुछ कुछ ना कुछ तो आप गेन फिर भी कर लेंगे, लेकिन आपने अच्छा भला मुनाफा कमा लिया है। कहाँ पे ये 100 रुपए से शुरू होकर जाके 150 रुपए पे जा लगे, ठीक है। तो इसमें जो अच्छे अक्लमंद लोग हैं वो अपना मुनाफा बुक करके तो इंतजार करें, जब ये एक्स हो जाएगा, करेक्शन ले लेगा, तो आप दोबारा इसमें पोजीशन ले लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद और क्या था, ये हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं हम साजियों के ऊपर किया हुआ है और इसके अंदर। अच्छा, इसमें अभी ये है कि अब महल पीछे रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई काफी सारी हैं। नहीं सर, वो वापस से रुक गई थी बीच में, मैंने वापस से स्टार्ट किया। अच्छा, अब इसमें इसमें यह है कि इसका हम बस देखते हैं शेल कि का स्टार्ट से बता दीजिएगा, शेल की उस पर रुक गई थी।
हाँ, शेल का मैं बताया था कि इसने एक साल में हम्म 87% का रिटर्न दिया है, और जबकि पीएस उन्होंने ना 40% का रिटर्न दिया एक साल में, ठीक है। तो उसमें ये है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और इसके हम्म अंदर ये है कि इसने ये इस वक्त ये अपना इसने भी ये फेयर वैल्यू गैप एक हम्म निकाला हुआ है। ये देखें, ये 1 आवर का मैंने लगाया हुआ है चार्ट, 1 आवर में भी गैप बना हुआ है, इसमें करेक्शन आएगी अभी। और इसने अपना टॉप लगा लिया है 160 समथिंग का ना, टॉप इसने लगाया हुआ है। तो अभी हम्म मैं एक मिनट देखते हैं। अच्छा जी, अब ये इसका इसका ये जो सप्लाई वाला एरिया है वो तो 170 के हम्म करीब है, ठीक है ना। तो लेकिन है कि अभी तो 165 है, लेकिन बहुत करीब है। और ये हम्म इसने हेड एंड शोल्डर भी बनाया हुआ है, राइट शोल्डर जो है ना इसका मुकम्मल होने हम्म वाला ये अभी ये करेक्शन करेगा तो ये वापस आएगा यहाँ पे ना। तो ये एक इसने पैटर्न बना रहा है हेड एंड शोल्डर का भी। तो ये अब करेक्शन ले सकता है, क्योंकि इसने अभी इस बारी कोई हम्म डिविडेंड भी कोई नहीं दिया, और इसका ईपीएस वगैरह तो अच्छा आया है, लेकिन है कि ये अब करेक्शन लेगा। और इसमें फिलहाल तो इसका ये जो टॉप है 170 समथिंग का, ये 170 के करीब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, उसके बाद ही वापस नीचे आएगा। हम्म, टेक्निकल्स तो यही कह रहे हैं। ठीक है। सही है सर, बैंक का एक दफा बता दीजिएगा शुरू से ना, हर सेपरेट बैंक ना, खासतौर पे एचबीएल, फेडरल बैंक। अच्छा फार्मा का भी बता दीजिएगा सर। अच्छा, बैंक जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि सारे हम्म ही अब ये देखे ना, ये इधर बैंक अल्फला ने भी करेक्शन शुरू कर दी है, ठीक है। हम्म शुरू हो गई है, जो जो पहले था ना कि करेक्शन नहीं हो रही थी, इसी तरह ये बैंक अल हबीब है, इसने भी करेक्शन शुरू कर दी है। अब बैंकों में जिन जिनको फिबोनाची लगाना आता है, अपने अपने बैंकों पे फिबोनाची लगा के बैठ जाएं, और वो देखें कि उसकी जो करेक्शन है वो हम्म 38% पे पूरी होती है, 50 पे होती है, 61 पे होती है। क्योंकि अब ये करेक्शन लेंगे और वहां से फिर दोबारा ये उतनी देर में मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह अनाउंस हो जाएगी, वहां से फिर दोबारा ये दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। मॉनेट डिपेंड करता है कि कितने परसेंट वो डिक्रीज होता है। लेकिन आप ये याद हम्म रखेंगे कि एकदम ये तो नहीं है कि 5-6% की मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्रीज आ जाएगी। तो वो आपकी 1-2% ही आएगी ना, और आज कभी एक एक महीने बाद 1% की हो जाएगी, कभी आधे% की हो जाएगी, हम्म इस तरह आईएमएफ ने आपको कोई लंबी चौड़ी तो एकदम डिक्रीज करने की इजाजत नहीं देनी। तो हम्म बैंकों का डिविडेंड तो फिर भी अच्छा ही रहेगा ना। यूबीएल अगर फर्ज करें 11 का दे रहा है, तो 9-10 का, हम्म 8-9-10 का देना शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो प्राइस है वो 200 रुपए की जगह पे आप समझें 185 रुपए की हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन प्राइस तो हो सही। जाएगी। अगर वो 160 पे भी चला जाता है करेक्ट करते करते, तो 160 से वो फिर दोबारा 20-25 रुपए का कैपिटल गेन भी देगा, और प्लस ये है कि 10-8-9 रुपए का डिविडेंड भी दे देगा। इसी तरह जो एमसीबी है, अगर वो आज 9-10 का वो डिविडेंड दे रहा था, 9 का दे रहा था, तो वो भी 7-8 का दे देगा, ठीक है। और वो 1-8% से इतना ही फर्क पड़ेगा ना, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ना है। तो बैंक हम्म अपनी पोजीशन दोबारा रीगेन कर लेंगे, लेकिन है कि उसमें कमाने का तरीका ये है कि अभी आप इस वक्त आप टाइम के ऊपर उन पर प्रॉफिट बुक करें, और उसके बाद फिर आप उनको फिबोनाची लगा के बैठ जाएं, और आप इंतजार करें कि ये कहाँ से करेक्शन लेता है। अब ये देखें इसमें ये जो BIPL है, ये देखें इसने तो ठीक ठाक हम्म ये देखें, ये जो BIPL है ये भी करेक्शन ले रहा है। ये FABL है, ये सारे अपने अपने टॉप पे पहुंच के सारे ये अपने अपने करेक्शन हम्म ले रहे हैं। और ये जो HBL है, हम्म HBL के अंदर देखे ना अभी गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। HBL सही। ने अभी तक ये इसने ऊपर, और इसका इस वजह से इसका जो टारगेट है वो भी 132 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने ये इसका रिजल्ट भी अच्छा है। इसने अभी तक अपना हम्म टॉप टच ही नहीं किया HBL ने, ये हमेशा नीचे कंसोलिडेट होता रहा है। तो इस चूंकि ये इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि भाई इसका रिजल्ट वगैरह कैसा आता है, तो अब इस बार इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है HBL की। तो लिहाजा अगर बाकी बैंक गिरेंगे भी तो अभी HBL करेक्ट नहीं करेगा, HBL ने फिलहाल ऊपर की तरफ निकलना है। और उसके अंदर आपको
जो है आप इसमें अपना इस हिसाब रखें, और वो अभी इसका जो टॉप है वो तकरीबन 130 के करीब आएगा। तो कहाँ ये 80-90 रुपए का स्टॉक था, तो 130 की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छी ये भी कैपिटल गेन मिलता है इसमें, चाहे वो डिविडेंड देता है या नहीं देता, कहीं से इसमें कैपिटल गेन आप ले सकते हैं। इसी तरह जो ये जो है HMB है, अभी मेट्रोपॉलिटन है, ये अपने टॉप के ऊपर फिर रहा है। इसने अभी एक्स होना है मेरा ख्याल है। ये अभी एक्स नहीं हुआ, तो ये भी जब एक्स हो जाएगा तो ये भी करेक्शन लेगा। इसी तरह MCB ने भी एक्स होना है, तो MCB अब देखें ये लेकिन इसने करेक्शन शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसने अभी एक्स होना है, लेकिन ये करेक्शन ले लेगा। इसी तरह MEBL है, इसने भी एक्स होना है, और ये देखें ये करेक्शन इसने भी शुरू कर दिया। देखें एकदम लाल कैंडल बननी शुरू होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी हरी कैंडल बननी थी, लाल कैंडल बननी। तो लिहाजा बैंकों में करेक्शन शुरू हो गई है। देखें UBL एक्स हो गया हुआ है, ठीक है, बड़े बैंकों में UBL एक्स हुआ है। तो ये देखें अभी ये अभी इसने पहली देखें ये लाल कैंडल इतनी सी बनाई है एक्स होने के बाद भी। हालांकि ये देखें MCB और MEBL अच्छी भली लाल कैंडल्स बना चुके हैं एक्स होने से पहले, लेकिन UBL ने एक्स होने के बाद अभी तक सिर्फ अभी ये एक लाल कैंडल बनाई है। अब देखना है ये कहाँ तक करेक्शन देता है, ठीक है। करेक्शन दी हाँ, इसमें यह है कि ये इसका जो टारगेट निकल रहा है ना, 212 रुपए मिल रहा है, निकल रहा है आइंदा UBL का, और 212 240 रुपए का टारगेट है ये UBL का। तो इसको लगा के रखें फिबोनाची के ऊपर, और इसको देखें जहां से ये टर्न बैक करता है वहां पे इसमें बहुत जरूरी है इसके अंदर आप पैसा डालें, और ये 240 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। बस सही। तो फार्मा के बारे में अगर बताना चाहें। निकालें दे मुझे। जी, ये अली गौहर है, AGP, ये भी करेक्शन ले रहा है इस वक्त, ठीक है। एबट वैसे ही कॉर्नर्ड है, ये भी करेक्शन में है। फिरोज की तरफ आ जाते हैं, ये भी करेक्शन ले रहा है फिरोज, 256 से करेक्शन ले रहा है। इसको देखते हैं कि अभी ये और इससे अभी नीचे अभी तक ये गैप बना रहा है, अभी इसकी करेक्शन देखें कहाँ तक आती है। और उसके अलावा CPHL ये करेक्शन लेके तो अभी ये साइडवेज जा रहा है, और अभी ये ऊपर तरफ इससे ये 30 रुपए का इसका टारगेट निकल रहा है। अभी ये साइडवेज के ऊपर है, ये देखें साइडवेज के ऊपर है। आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लें, जैसे ही ब्रेकआउट देगा लेंगे तो ये देखें ना 23 रुपए का है। 23, ये इसके अंदर 5-6 रुपए का आपके पास गुंजाइश है CPHL में। तो आप जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आप इसमें पोजीशन लें तो 30 रुपए तक आप इसमें कमा सकते हैं। इसी तरह ये जो फिरोज है ना, इसके अंदर भी अगर ये यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, और यहाँ पे जो 230 रुपए के इसके गेट जब ब्रेकआउट आएगा तो ये 260 रुपए तक जा सकता है। ये दोनों जो CPHL और जो फिरोज हैं, ये दोनों में यानी कि अच्छा कैपिटल गेन आपको मिल जाता है। बाकी तो बहुत स्लो हैं सारे फार्मा में, उनमें पैसा लगाने के वो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो इंडेक्स से बहुत नीचे फिर रहे होते हैं, तो आपका पैसा जाया हो जाएगा। ठीक है जी, बस। सही है सर। कोई अगर टिप देना चाहे इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट उस वीक, वजह से वैसे तो टिप आपने ही सब तो दे कुछ रहा हूँ। डिटेल बता दी। हाँ, टिप वैसे तो डिटेल सारा टिप ही टिप था वो। मैं वो ये हाँ। नहीं कह सकता आपसे SNGP ले ले तो अब आप कल को करोड़पति हो जाएंगे, मैं ये काम नहीं करता। तो मैं तो टिप ही दे रहा हूँ ये कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चीजें बिल्कुल। इस। हाँ, चलिए सही है सर, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट वीक फिर आपको इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज।